नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आई है। पाकिस्तान के बाद अब टर्की ने भी ओपनली बोल दिया है कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और रशिया इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ओपन है। यहाँ पे आप देख पाओगे क्रेमलिन वो जगह है जहां पर रशिया की सरकार ऑपरेट करती है। मॉस्को के बीचों बीच आपको मिलेगी ये जगह। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम वेलकम करते हैं टर्की का रिपोर्टेड डिजायर टू जॉइन ब्रिक्स। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, अक्टूबर 22 और अक्टूबर 24 2024 के बीच में रशिया होस्ट करने वाला है कजान शहर में ब्रिक्स समिट 2024 का। बहुत इंपॉर्टेंट समिट होने वाला है क्योंकि अगेन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को एज ए फुल मेंबर यहां पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट अगेन सारे अप्रूवल्स यहां पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इंडिया क्या यहां पर अप्रूवल देगा, यह देखना होगा। बट रशिया और चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एक ब्रिक्स का मेंबर बन जाए 2024 में। और टर्की के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये लोग खुल के कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के पीछे भाग भाग के हम थक गए कि कब यूरोपियन यूनियन के हम मेंबर बनेंगे। ये लोग तो हमको मेंबर बना नहीं रहे, इससे अच्छा हम ब्रिक्स प्लस ही ज्वाइन कर लेते हैं। पैसा तो मिलेगा। अब आप कहोगे वेट, पैसा मिलेगा? जी हाँ, ये सारा खेल है $5 बिलियन के लोन का। समझाता हूं आपको सब कुछ, मगर सबसे पहले अभी के लिए जो ब्रिक्स की स्थिति है ये आप जान लीजिए। नाउ ब्रिक्स जैसे आप जानते हैं एक संगठन है प्राइमरली जिसके 4 फाउंडिंग कंट्रीज थे, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील। बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो ब्रिक का बन गया ब्रिक्स। और उसके बाद हमने देखा है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। लगातार बहुत सारे और कंट्रीज ब्रिक्स को ज्वाइन करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईरान अब ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। इजिप्ट एक ब्रिक्स का मेंबर है। अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया, इट इज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडली कंट्री, ये भी अब ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। नाउ इस लिस्ट में आप देखोगे ना, ज्यादातर कंट्रीज की इकोनॉमी ओके है, आई मीन ग्रो कर रही है, ज्यादा डेट नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। बट एक दो कंट्रीज है जहां पर प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा यहां पे मैं कहूंगा इशू है ईरान में। ईरान में जैसे कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा खराब है कि ईरान की करेंसी दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी मानी जाती है। मैंने इस पर रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, करीब 2-3 मिलियन उस पर व्यूज़ गए थे। और उसके अलावा आप इन्फ्लेशन भी देखो ईरान में, तो ये 30% से ऊपर रही है बहुत लंबे समय तक। ईरान के अलावा आप अगर बाकी देश देखो तो उधर इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी खराब नहीं है ना। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जैसे ही हम पाकिस्तान को ब्रिक्स में ऐड करेंगे, ये दूसरा देश बन जाएगा जिसकी इकोनॉमिक हालत बहुत ज़रा खराब है। आई मीन लिटरली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है देयर इज सिग्निफिकेंट डाउनसाइड रिस्क फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। आई मीन ये कंट्री को ब्रिक्स में ऐड करते ही ब्रिक्स का स्टेटस एज ए इंपॉर्टेंट ग्रुप जहां पर इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज है ये काफी हद तक गिर जाएगा। और फिर पाकिस्तान के बाद अगर हमने टर्की को और ऐड कर लिया, एक कंट्री जिसकी करेंसी लीरा, इसकी वैल्यू 80% कम हो चुकी है पिछले 5 सालों में। आप इमेजिन कर सकते हैं 80% का फॉल आया है। और इस पूरे देश में इन्फ्लेशन रेट कितना है? 75%। लोग बेसिक कमोडिटीज जैसे कि ब्रेड, दूध, उसके अलावा केले वगैरह बहुत सारी चीज़ें परचेज करने में लोगों को आ रही है प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स आप घूमने के लिए जाओगे इस्तांबुल में, जो इनका आप कह लीजिए कमर्शियल कैपिटल है, उसके अलावा अंकारा जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, वहाँ पे मेन सड़कों पे, टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। बट टर्की की एक बड़ी मेजॉरिटी जो अंकारा और इस्तांबुल के बाहर रहती है, दे आर स्लोली गोइंग टुवर्ड्स पावर्टी। वहाँ पर लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है। और टर्की की सरकार के लिए प्रॉब्लम यह है कि एर्दोआन और इनका जो सेंट्रल बैंक है, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर तालमेल नहीं है। रिसेंटली एर्दोआन ने अपने ही देश के सेंट्रल बैंक के जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं इनको नौकरी से निकाल दिया था। अब कहा जा रहा है टर्की में कि ये सब असंवैधानिक था, तो मोस्ट प्रॉब्ली इन लोगों को अपनी नौकरी वापस मिलने वाली है। तो टर्की एक ऐसा देश जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के बीच में काफी इश्यूज हैं, करेंसी लगातार फॉल कर रही है। यूरोपियन यूनियन ने इनको कई बार रिजेक्ट कर दिया है कि हम आपको एज ए मेंबर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विमेन के मामले में, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के मामले में जो टर्की के व्यूज़ हैं ये यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के जो व्यूज़ हैं उनसे तालमेल नहीं खाते। तो यूरोपियन यूनियन में सिंस टर्की की एंट्री नहीं हो रही, ये लोग कह रहे हैं कि अभी के लिए तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा कि ब्रिक्स प्लस को ही ज्वाइन कर लो। हालांकि ब्रिक्स प्लस और यूरोपियन यूनियन को अगर मैं कंपेयर करूं, वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता टर्की को अगर ये एक प्रॉपर मेंबर बन जाए यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि इससे जो टर्की के नागरिक हैं बहुत ही आराम से यूरोप के बाकी देशों में घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं। इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर टर्किश इकोनॉमी। मगर सिंस इनको यूरोप की एंट्री नहीं मिल रही, ये देख रहे हैं ब्रिक्स प्लस को। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये सभी देश अचानक से ब्रिक्स को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों है, देखिए 2024 में ना
ब्रिक्स का जो खुद का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी। ये अनाउंसमेंट दुनिया भर में गूंजी है, कई कंट्रीज के कान खड़े हो गए सुनते ही। ये अनाउंसमेंट थी कि इस साल 2024 में न्यू डेवलपमेंट बैंक लोन बांटेगा। कितने बिलियन डॉलर के? $5 बिलियन के लोन बांटेगा। आईएमएफ से ना एक बिलियन डॉलर का लोन निकालने के लिए पाकिस्तान को क्या क्या करना पड़ता है आप सब लोग देखते हैं। आईएमएफ के ऑफिशियल्स आते हैं पाकिस्तान में, वो चेक करते हैं क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। इट इज प्रीटी मच ह्यूमिलेटिंग फॉर पाकिस्तान। तो अगर इनको ब्रिक्स बैंक से $1-2 बिलियन मिल जाते हैं, टर्की को भी मिल जाता है कुछ पैसा, इनके लिए ये गेम चेंजिंग होगा। और इंटरेस्टिंगली जो ये पैसा ब्रिक्स बैंक बांटेगा ये कहीं ना कहीं इंडिया की ही फंडिंग से आया है। ब्रिक्स बैंक में आप देखोगे जो इनिशियल कैपिटल जो बिल्डअप यहाँ पे हुआ है उसमें इंडिया का एक बड़ा योगदान है। और इवन आप अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक ही है, इसकी शेयर होल्डिंग में आप अगर देखोगे ना, तो इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया जो मेन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सबके पास ऑलमोस्ट 19% का कैपिटल है, यहाँ पे आप देख पाओगे। और जो कंट्रीज न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप ले रहे हैं वो अलग है। देखो, ब्रिक्स बैंक का मेंबर बनना, फिर उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक प्रॉपर मेंबर बन जाना जहां पे बैंक की आपको मेंबरशिप मिल जाती है, इट इज अ बिट डिफरेंट। यहां पे आप देख पाओगे जो नए मेंबर बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के पास आज के समय न्यू डेवलपमेंट बैंक का 1.79% शेयर है। यूएई के पास 2.27% शेयर है। उरुग्वे देश के पास 1.06% शेयर है। तो कल को देखिए, मुझे लगता नहीं है टर्की के पास इतना पैसा है कि ये शेयर परचेज कर पाएंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ये लोग बेसिकली लोन ही यहाँ पर निकालेंगे। बट क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान, टर्की जैसे कंट्रीज को अगर इन द फ्यूचर न्यू डेवलपमेंट बैंक मिलियंस का या परहैप्स बिलियंस का लोन देता है, क्या ये सेफ रहेगा? क्योंकि इंडिया देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी कह चुका है कि जो लोन आप दे रहे हैं ना पाकिस्तान को, इंश्योर करिए कि ये लोग डिफेंस पर्पसेस के लिए वो लोन इस्तेमाल ना करना स्टार्ट कर दे। सेम कंसर्न रहेगा टर्की को लेकर। टर्की अपनी तरफ से एक्साइटेड है, रशिया भी एक्साइटेड है। रशिया एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि रशिया, आप कह लीजिए, अकेला सा पड़ रहा है। रशिया को अगर इस बात की एश्योरेंस मिलती है कि टर्की ब्रिक्स का मेंबर रहेगा, ज़्यादा करीब हो जाएगा रशिया के, दे विल टेक इट। उनको लगेगा कि एक बार को रशिया की जो आइसोलेशन है ये कम हो रही है। अक्टूबर 2024 में देखना होगा कि क्या इंडिया पाकिस्तान की एंट्री और उसके बाद टर्की की एंट्री अलाउ करेगा ब्रिक्स ग्रुप में या नहीं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रीसेंट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से इंडिया को मिली है सबसे ज्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किस देश से 2023-24 में, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मॉरिशस, सिंगापुर, जापान या फिर यूएसए। इस टॉपिक पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। बताइए किस देश से भारत को मिलती है सबसे ज्यादा एफडीआई? जो लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।